बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जो बातचीत होती है बच्चों को लेकर के, पीटीएम में जो सेंटेंसेस हमें ज़रूरत पड़ती है बोलने की, तो उन सारे सेंटेंसेस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए जाएंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। और सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, पार्टिसिपेट करना है। इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई तरीका, कोई स्ट्रक्चर आपके माइंड में अगर आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। और वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। सो मुझे बताया गया था कि आज पीटीएम है। पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। मुझे बताया गया था कि आज पीटीएम है। एक पेरेंट पूछ रहा है स्कूल में जाकर के, सो आई वाज टोल्ड देयर इज अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग टुडे। आई वाज टोल्ड यानी कि मुझको बताया गया था। आई वाज इन्फॉर्म्ड, आई गॉट अ मैसेज दैट देयर इज अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग टुडे। तो एक बात को कहने के कम से कम 20 से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। आपके माइंड में जो भी सेंटेंसेस आते हैं उनको लिखते चलें। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई, मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो ठीक है या गलत है, राइट। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, आपके बच्चे का नाम क्या है। अब मान के चलिए आप टीचर हैं, आपको पेरेंट्स से पूछना है कि आपके बच्चे का नाम क्या है। व्हाट इज योर वर्ड्स नेम। एक तो ये तरीका है, वर्ड्स जो है ना वो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। कभी आप मेल ईमेल लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं तो इस्तेमाल होता है। अदरवाइज आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं व्हाट्स योर चाइल्ड्स नेम, व्हाट्स योर किड्स नेम। इस तरीके से पूछा जा सकता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा बेटा एलकेजी में पढ़ता है और उसका नाम अयान है। अब आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता है, आपको इसी तरीके से कहना है। तो इसको देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, ये सारे के सारे शब्द जब आ रहे हैं, हम अक्सर कुछ एक सेंटेंस हैं जो बन जाते हैं, सारे के सारे हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंस मैच कर जाते हैं, लेकिन 85% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। तो इस सेंटेंस को दोनों तरीके से हम बोलते हैं। मेरा बेटा एलकेजी में पढ़ता है और उसका नाम अयान है। माई सन इज इन एलकेजी एंड हिज नेम इज अयान। ये है एक नेचुरल तरीका। इसी तरीके से अंग्रेज बोलेगा माई सन इज इन एलकेजी एंड हिज नेम इज अयान। अगर हमें सारे के सारे शब्द इस्तेमाल करने हैं तो हम कह सकते हैं माई सन स्टडीज इन एलकेजी एंड हिज नेम इज अयान। माई सन स्टडीज इन एलकेजी एंड हिज नेम इज अयान। तो होता गया कि एक, चलो ये वाला सेंटेंस बन गया जो कि हिंदी के सारे शब्द हम इस्तेमाल कर पाए, लेकिन 85% सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सारे शब्द अगर हम फिट करेंगे तो हिंदी नहीं बनेगी, और हिंदी को एग्जैक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश नहीं बनेगी। तो बात को कहना सीखना है कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, कौन सी सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। ट्रांसलेशन करने पे अड़े रहेंगे तो 15% इंग्लिश बोल पाएंगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं समझ गई वो शरारती वाला बच्चा। अब मान के चलिए शरारती की जगह कोई भी क्वालिटी आपको बतानी है बच्चे की। आप टीचर हैं, मैं समझ गई, अरे वो छोटा वाला बच्चा, मैं समझ गई वो शर्मीला वाला बच्चा। अब इस तरीके से आपको बोलना है, सो आई गॉट इट दैट मिस्चीवियस वन। एक तरीका तो ये है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है, यस आई गॉट इट दैट यंगेस्ट चाइल्ड इन द क्लास। मैं समझ गई तो सबसे छोटा बच्चा, यस आई गॉट इट दैट यंगेस्ट चाइल्ड इन द क्लास इज योर सन। वो आपका बेटा है। ओ आई गॉट इट दैट शाई चाइल्ड इन द क्लास इज योर सन। यानी कि तो बोलने का एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना है कि ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला इसका आंसर है, ऐसा तो नहीं है। ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए और नेचुरली बनाने आने चाहिए। उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका बस यही है, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए जहां पर अंग्रेजी बोली जा रही है। जितनी ज़्यादा सुनेंगे उतना ही जल्दी नेचुरली बोलना सीख जाएंगे। ट्रांसलेशन करना छोड़ना है, और उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस को अटेंड करने के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। कम्युनिटी मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। बहुत सारे लोग वहां पर अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ब्रॉड वोकेबलरी सीखने को मिलता है, रैंडम टॉपिक्स पे बातें चल रही होती हैं, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस लोग बना रहे होते हैं। कोई बेसिक बना रहा होता है, कोई लिटरल ग्रामर फ्रीक होता है, पूरा ग्रामर से ही सेंटेंस बनाता है, कोई बड़ी हार्ड वोकेबलरी लेकर के आता है। तो ब्रॉड इंग्लिश सीखने को मिलती है। और दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक क्लास में केवल डिस्कशन चलता है कि भैया ईडियम मैंने सुना है, ये सेंटेंस मैंने बनाया है, सिचुएशन में सूट करेगा या नहीं करेगा, इसको और कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो जब आप एक कॉन्वर्सेशन में बैठेंगे, 1.5-2 घंटा रोजाना वहां पर बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रिपीटेडली उन्हीं बातों को रोजाना सुनेंगे तो
फेमिलियर हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे उन सेंटेंसेस के साथ में और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और जहां तक फीस का सवाल है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, तो फीस की कोई ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी है। फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा और सेशन को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल था या नहीं था। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। क्या वो बहुत शरारत करता है? अब मान के चलिए कि आपको किसी टीचर ने कहा या आपको अपने बच्चे के बारे में पूछना है, क्या वो बहुत शरारत करता है? इज ही वेरी मिस्chievous? इज ही वेरी मिस्chievous? तो कई सारे तरीके हैं कहने के एक चीज को, लेकिन जो अच्छा लगता है वो वाला अडॉप्ट करते चले जाएंगे कॉन्वर्सेशन में जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। और वही एक तरीका है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत ज्यादा मेरी नाक में दम कर रखा है। अब किसी ने, अब मान के चलिए पेरेंट ने कहा है कि इज ही वेरी मिस्chievous, क्या बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा मेरी नाक में दम कर रखा है। यस ही इज, यस ही इज, हाँ है। यस ही इज वेरी मिस्chievous, सेंटेंस पूरा कर दिया आपने। यस ही इज वेरी मिस्chievous, ही कीप्स मी ऑन माई टोज। ये बना हुआ ईडीएम है अपने आप में, यानी कि वो उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, मुझे एंगेज रखता है, परेशान रखता है, उलझाए रखता है। ही कीप्स मी ऑन माई टोज। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब पढ़ाई में कैसा है? अब मान के चलिए आपको अपने बच्चे के बारे में पूछना है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है। हाउ इज ही डूइंग इन हिज स्टडीज? हाउ इज ही डूइंग इन हिज स्टडीज? अपनी पढ़ाई में वो कैसा है, वो इस तरीके से ही इस चीज को बोला जाता है। हाउ इज ही इन स्टडीज भी आप कह के छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा डूइंग साथ में लगा लेते हैं। सो हाउ इज ही डूइंग इन हिज स्टडीज, यानी कि पढ़ाई में कैसा है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अपनी क्लास में सबसे अच्छा है। अब मान के चलिए आप रिपोर्ट दे रहे हैं पेरेंट को, अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, अपनी क्लास में सबसे कमजोर है, नॉर्मल है। तो इन सारे एक्सप्रेशन को कैसे कहा जाएगा? दो तीन चीजें देखते हैं यहाँ पर। ही इज द बेस्ट इन हिज क्लास, सबसे अच्छा है। ही इज द बेस्ट इन हिज क्लास। अगर सबसे कमजोर है तो ही इज द वीकेस्ट इन हिज क्लास। ही इज द वीकेस्ट इन हिज क्लास। अगर हमें बताना है ही इज नॉर्मल, तो नॉर्मल है ही है। ही इज डूइंग वेल, ठीक ठाक कर रहा है, तो ही इज डूइंग वेल इन हिज क्लास। या फिर ही इज डूइंग वेल इन हिज स्टडीज, स्टडीज में ठीक ठाक कर रहा है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसके एग्जाम में कितने नंबर आए हैं? इसके एग्जाम में कितने नंबर आए हैं? सो हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन हिज एग्जाम? हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन हिज एग्जाम? एग्जाम में कितने नंबर आए हैं? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सारे सब्जेक्ट में पूरे ही आए हैं, सारे ही सब्जेक्ट में पूरे आए हैं। सो ही हैज गॉट फुल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में पूरे आए हैं। अगर आपको कहना है कि एक सब्जेक्ट में ये फेल हो गया है, तो ही फेल्ड वन एग्जाम। अब इसे घुमा फिरा करके कहना है कि सारे सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक नंबर आए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। ही हैज गॉट गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स बट ही फेल्ड इन वन एग्जाम। ही फेल्ड इन वन एग्जाम, एक एग्जाम में फेल हो गया है। अगर आपको किसी को पेरेंट को सलाह देनी है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देने की जरूरत है, तो आप कह सकते हैं यू नीड टू वर्क अ लिटिल ऑन इंग्लिश। यू नीड टू वर्क अ लिटिल ऑन इंग्लिश, इंग्लिश पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। या फिर आपको कहना है कि आपको अपने बच्चे पे ही ध्यान देने की जरूरत है, तो आप कह सकते हैं यू नीड टू वर्क अ लिटिल विद योर चाइल्ड। यू नीड टू वर्क अ लिटिल विद योर चाइल्ड। लिटिल हटा दो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो लिटिल हटा देंगे। यू नीड टू वर्क विद योर चाइल्ड, यू नीड टू वर्क ऑन योर चाइल्ड, विद योर चाइल्ड, ऑन योर चाइल्ड, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बस इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, यानी कि ही हैज गॉट फुल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बस इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है। बट हिज हैंडराइटिंग इज अ बिट मेसी। हिज हैंडराइटिंग इज ए बिट मेसी, यानी कि थोड़ी सी इसकी हैंडराइटिंग गंदी है। अब कहना है आपको इसकी हैंडराइटिंग सुधारने की जरूरत है, राइट? तो आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह सकते हैं यू नीड टू वर्क अ लिटिल ऑन हिज हैंडराइटिंग। यू नीड टू वर्क अ लिटिल ऑन हिज हैंडराइटिंग, या फिर सुधारने की जरूरत है, यू नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग हिज हैंडराइटिंग। यू नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग हिज हैंडराइटिंग, इसकी हैंडराइटिंग सुधारने की जरूरत है। तो वर्क ऑन इस्तेमाल कर लेते हैं जब भी हमें किसी चीज पे मेहनत करने की जरूरत है। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई इंग्लिश, आई एम वर्किंग टू हार्ड ऑन माई इंग्लिश। तो ये मैसेज पहुंच गया कि आप बहुत मेहनत से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई इंग्लिश। नाउ हमारे लिए इसको सुधारना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये पेरेंट कह रहे हैं कि हमारे लिए इसको सुधारना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल होगा। बिल्कुल शब्दों को लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है, फीलिंग को समझना है और घुमा फिरा करके बात को बोल देना होता है। हमारे लिए इसको सुधारना थोड़ा मुश्किल होगा। इट इज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस टू डिसिप्लिन हिम। इसको डिसिप्लिन करना यानी कि सुधारना। अब देखिए सुधारने का मतलब तो इम्प्रूव है, इम्प्रूव भी आप कह सकते हैं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू इम्प्रूव हिम।
तो फिर कितना अजीब सा साउंड करेगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसिप्लिन हिम, यानी कि उसको डिसिप्लिन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है नाउ, क्योंकि ये पूरी कॉलोनी का लाडला बन गया है। द सोसाइटी वी लिव इन, ये पूरी कॉलोनी का लाडला बन गया है बिकॉज ही हैज बिकम डार्लिंग ऑफ एवरीवन इन आवर सोसाइटी। ही हैज बिकम डार्लिंग ऑफ एवरीवन इन आवर सोसाइटी, जहां पर हम रहते हैं उन सबका डार्लिंग बन गया। डार्लिंग सिर्फ लड़का लड़की के डार्लिंग नहीं होते हैं, डार्लिंग अपने आप में शब्द और काफी ज्यादा कॉमनली यूज होता है प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। ही हैज बिकम बिलवड, ही हैज बिकम बिलवड ऑफ एवरीवन इन आवर सोसाइटी, सबका लाडला बन गया है। और भी तरीके से कह सकते हैं ही इज लव्ड बाय एवरीवन इन आवर सोसाइटी, सब प्यार करते हैं इसको। ही इज लव्ड बाय एवरीवन इन आवर सोसाइटी। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, अगर आपके माइंड में कोई सेंटेंस आता है तो लिखिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि अपनी उम्र का ये अकेला बच्चा है पूरी सोसाइटी में। वाई हैज ही बिकम बिलवड ऑफ एवरीवन, क्योंकि अपनी उम्र का ये अकेला बच्चा है पूरी सोसाइटी में। सो ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज एज इन द एंटायर सोसाइटी। He is the only child of his age in the entire society, पूरी सोसाइटी में he is the only child of his age. That's why he has become darling of everyone. Now look at the next sentence. तो जिसके घर में चाहे चला जाता है और शरारतें करता है, जिसके घर में चाहे चला जाता है और शरारतें करता है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस के सारे शब्द अगर हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ऊट पटांग सा सेंटेंस बन के आएगा। बड़ी आसान भाषा में इसको कह दिया जाएगा, ही गोज टू एवरीवन्स हाउस एंड मेक्स मिस्चीफ। ही गोज टू एनीवन्स हाउस एंड मेक्स मिस्चीफ। एवरीवन्स हाउस, एनीवन्स हाउस, कोई ज्यादा डिफरेंस ऐसी कंडीशंस में नहीं आता है। तो ये एक्चुअल में ना इस सूत्र को समझना पड़ेगा, ग्रामर से काम नहीं चलता है, साउंड्स याद करने पड़ते हैं, लॉजिक समझना पड़ता है और सुनना पड़ता है कि भाई इस बात को एक्चुअल में कैसे कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी अंग्रेजी सुननी पड़ेगी, 100 सेंटेंसेस सुन लेंगे तो 1000 नेचुरली बोल पाएंगे, लेकिन अगर ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते रहेंगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पढ़ता कब है, बच्चे के बारे में टीचर पूछ रहा है पेरेंट से, अगर ये इतनी शैतानियां करता है, ही गोज टू एनीवन्स हाउस एंड मेक्स मिस्चीफ थ्रू आउट द डे, तो पढ़ता कब है। When does he study then? When does he study then? तो ये पढ़ता कब है। अब इसमें समय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, what time does he study then? What time यानी कितने बजे पढ़ता है, when does he study then? कब पढ़ता है। तो look at the next sentence, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। So he has no fixed time. He has no fixed time for his studies. अपनी पढ़ाई का उसका कोई टाइम नहीं है। He has no fixed time for his studies. Look at the next sentence. This is the last one. जब इसे होमवर्क की याद आती है पढ़ने बैठ जाता है। जब भी इसको होमवर्क की याद आती है पढ़ने बैठ जाता है। अब फिर से हम शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे यहाँ पर। Whenever he remembers that he has homework, whenever he remembers that he has homework, he starts studying. पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये लहजे को सीखना है, शब्दों को ट्रांसलेट करना नहीं सीखना है। और इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल था या नहीं था, और अपनी स्टेट का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमें पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ से आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।